छोड़ दूंगा। तेरी दया पर ये जीवन है मेरा, तेरी दया पर ये जीवन है मेरा। मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा। मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा। न पूछो कि ये मैंने अपराध क्या क्या, कहीं ये जमीन आसमां हिल न जाए। जब तक श्री राधा रानी क्षमा ना करोगी, जब तक श्री राधा रानी क्षमा ना करोगी, मैं कैसे तुम्हारे चरण छोड़ दूंगा। मैं कैसे तुम्हारे चरण छोड़ दूंगा। राधे 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 राधे। बहुत ठोकरें खा चुका जिंदगी में, तमन्ना तुम्हारे दीदार की है। तमन्ना तुम्हारे दीदार की है। जब तक श्री राधा रानी दर्शन न दोगी, जब तक श्री राधा रानी दर्शन न दोगी, मैं कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा। मैं कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा। तारो न तारो मर्जी तुम्हारी, लेकिन मेरी आखिरी बात सुन लो। हेलो 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 हेलो। मुझको श्री राधा रानी जो दर से हटाया, मुझको श्री राधा रानी जो दर से हटाया, तुम्हारे ही दर पे मैं दम तोड़ दूंगा। तुम्हारे ही दर पे मैं दम तोड़ दूंगा। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हो सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, हो सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ
इंतजाम हो जाए, ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री राधे राधे श्री राधे। हेलो 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 हेलो। ओ श्री राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे। श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री राधे राधे श्री राधे। सरे सा नि सरे सा। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। की हाल चाल? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया एकदम? चलो बहुत वधिया, वधिया ही होना चाहिए जी। वेरी गुड आफ्टरनून विशाखा, वेरी गुड आफ्टरनून प्रिया। सर जी सुदर्शन बैच क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मेरे बच्चे वो रेगुलर बैच था। रेगुलर बैच हम सारा यूट्यूब पे नहीं डाल सकते। घर में छोटी छोटी बीवी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे मम्मी पापा हैं, उनका पालन पोषण कैसे किया जाएगा? तो जो लेक्चर मुझे मेन चैप्टर थे वो मुझे करवाने थे, वो मैंने करवा दिए थे। अब आईटीसी का चैप्टर मुझे करवाना है, तो जब आईटीसी वाला चैप्टर होगा तो वो लाइव हो जाएगा जी, ठीक है ना। जब वो आईटीसी वाला चैप्टर होगा उसको हम लाइव कर देंगे, और आईटीसी वाला चैप्टर हमारा मंडे से स्टार्ट होगा, तो मंडे को सुदर्शन बैच दोबारा से आ जाएगा जी। रिया, जीएसटी के प्रैक्टिस सेशन जो होंगे वो आपके मंडे से स्टार्ट होंगे। मंडे को रात को 9 बजे आप अटेंड कर सकते हैं जी, ठीक है ना। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ। अब आज वाली क्लास में हमें, अच्छा कल हमने चैप्टर कौन सा रिवाइज किया था? कल हमने चैप्टर रिवाइज जो किया था, मेरे को याद आ रहा है, टाइम ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर कल हमने रिवाइज किया था, ठीक है। अब आज वाली क्लास में जो हमें चैप्टर रिवाइज करना है ना, वो एक चैप्टर और आज हमें रिवाइज करना है। और चैप्टर आज हम रिवाइज करेंगे टैक्स इनवॉइस का, क्रेडिट नोट का और डेबिट नोट का। ये चैप्टर आज हम पूरा रिवाइज करेंगे। अच्छा अब सुनो ध्यान से जी। अब परसों हमारी जीएसटी की मैराथन है, तुम्हें सबको पता है ना, परसों जीएसटी की मैराथन है। अपने दोस्तों को भी बता देना, और वो लाइव ही होगी, ठीक है ना। वो लाइव मतलब फेस टू फेस भी होगी, फेस टू फेस हमारी मतलब फेस टू फेस भी होगी, लाइव भी होगी। तो फेस टू फेस तो ऑलरेडी सीट्स फुल हो चुकी हैं, तो आप लाइव सारे बच्चे अटेंड करेंगे। लाइव सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक हमारी लाइव होगी, तो आपको लाइव ही अटेंड करनी है, ठीक है ना। और एक बात और आपको सबको इन्फॉर्म करना है, और उसमें चैप्टर कौन कौन से होंगे? तो मैंने कहा था जो हमारी मैराथन होगी उसमें टोटल 25 नंबर हम पक्के करेंगे। अब 25 नंबर कैसे पक्के करेंगे? एक तो हम चैप्टर करेंगे कॉम्पोजिशन लेवी वाला रिवाइज, और तुम सब जानते हो 5 नंबर का क्वेश्चन उसमें से बनता ही है। फिर एक चैप्टर करेंगे वैल्यूएशन का, तुम सब जानते हो 5 नंबर का क्वेश्चन वैल्यूएशन के अंदर से ही बनता है। फिर एक चैप्टर करेंगे आईटीसी और पेमेंट ऑफ जीएसटी वाला। इन दोनों को मिलाकर आपके एग्जाम में कम से कम कह रहा हूं 10 से 15 नंबर तक के क्वेश्चन बनते हैं। तो टोटल 25 नंबर तक की कवरेज जो है हम परसों वाली मैराथन में कवर करेंगे। और सिर्फ इसके प्रोविजन नहीं पढ़ेंगे, इसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। मतलब जहां जहां क्वेश्चंस आएंगे वहां वहां क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। और मैराथन के लास्ट का 1 घंटा सिर्फ मैंने रखा हुआ है जो हम मास्टर क्वेश्चन करेंगे जीएसटी के। मास्टर मतलब उसमें आईटीसी वाला कॉन्सेप्ट भी होगा, उसमें वैल्यूएशन वाला कॉन्सेप्ट भी होगा। जैसे हमारा इनकम टैक्स में टोटल इनकम वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे जीएसटी के अंदर मास्टर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो बस उस मैराथन को अगर तुम सही ढंग से अटेंड कर लोगे ना, तुम्हारे 20 से 25 नंबर तो उसी दिन रिवाइज हो जाएंगे। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है ना। 20 से 25 नंबर तो तुम्हारे उसी दिन अच्छे से मजबूत हो जाएंगे। उसके बाद तुम्हें वो पढ़ने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसीलिए मैंने चैप्टर थोड़े से कम रखे हैं, ताकि कम चैप्टर करें, बढ़िया तरीके से रिवाइज करें और नंबर हम पक्के करके जाएं। बस ये बात ध्यान दो।
और रिवीजन हम कहां से करेंगे? रिवीजन हम चार्ट बुक से करेंगे जी। और जिन बच्चों ने चार्ट बुक देखी है उनको समझ में आ रहा होगा, चार्ट बुक के अंदर ऐसा नहीं है मैंने मतलब पॉइंट्स बहुत काट रखे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप चेक करो चार्ट बुक में सारे कवर हैं। मतलब वैसे तुम्हें लग रहा होगा 30 से 32 पेज में पूरा जीएसटी कैसे खत्म हो गया, बट अगर आप चेक करोगे ऑलमोस्ट पूरी कवरेज करने की मैंने कोशिश की है चार्ट बुक के अंदर, ठीक है ना। तो जो हम रिवीजन करेंगे वो चार्ट बुक से करेंगे परसों वाली मैराथन के अंदर, बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अब जो हम चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, चैप्टर हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं टैक्स इनवॉइस का, क्रेडिट नोट का और डेबिट नोट का, ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, इस चैप्टर को देखने से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि एक तो यहाँ पे टॉपिक हमारा टैक्स इनवॉइस का है, हमें यहाँ पे देखना है, फिर एक टॉपिक हमारा क्रेडिट नोट का है, ये हमें यहाँ पे देखना है, फिर एक टॉपिक हमारा डेबिट नोट का है, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो 3 पॉइंट हमें यहाँ पे देखने हैं, एक तो टैक्स इनवॉइस और एक क्रेडिट नोट और एक डेबिट नोट, ये 3 पॉइंट हमें यहाँ पे देखने हैं। अब बच्चा ये बात कह रहा है, यार गाबा सर एक बात बताओ, इनकम टैक्स की चार्ट बुक कब सेंड करोगे? बताओ भाई, ये ना बच्चों को बता दिया करोगे ना, कई बच्चे उनकी नींद लेट खुलती है, क्या पता उनकी नींद खुले पेपरों के बाद, फिर पेपरों के बाद भी वो एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो बता दो इस बच्चे को कि इनकम टैक्स की चार्ट बुक मैंने दी है या नहीं दी, एक बार सारे बच्चे इन्फॉर्म कर दो। अब फटाफट से हम रिवीजन करने जा रहे हैं। अब बच्चा ये बात कह रहा है, सर एक बात बताओ, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, क्या ये तीनों बातें अलग अलग होती हैं? बिल्कुल अलग अलग होती हैं जी। तो सर टैक्स इनवॉइस क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट क्या होता है, आप वो थोड़ा सा हमें बताओगे? देखो टैक्स इनवॉइस का मतलब क्या है, पहली बात ये समझो कि टैक्स इनवॉइस वो ही जनरेट कर पाएगा जो बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा। पहली बात तो ये दिमाग में क्लैरिटी लेकर आओ, अगर मैं जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हूं तो मैं टैक्स इनवॉइस इशू कर ही नहीं सकता। और ऐसा नहीं है कि हर आदमी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, ऐसा भी नहीं है। अब अगर मान लो मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं बट मैंने कॉम्पोजिशन स्कीम ली हुई है, अब अगर मान लो मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं और मैंने कॉम्पोजिशन स्कीम ली हुई है, तो अगर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, मैंने कॉम्पोजिशन स्कीम ली हुई है, तो मुझे टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना, फिर मुझे बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है। तो ऐसा नहीं है कि हर आदमी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा ही करेगा, वो कई बार बिल ऑफ सप्लाई भी इशू करता है। सर बिल ऑफ सप्लाई क्या होती है? बिल ऑफ सप्लाई भी टैक्स इनवॉइस की तरह ही एक डॉक्यूमेंट होता है, फर्क बस ये होता है कि उसमें जीएसटी नहीं लगा होता, टैक्स इनवॉइस में जीएसटी लगा होता है। टैक्स इनवॉइस के बेस पे सामने वाला बंदा आईटीसी भी क्लेम कर लेता है, बस ये पर ध्यान दो। फिर दूसरा बच्चा एक बात कहता है, सर चलो कॉम्पोजिशन वाले जो हैं वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, तो बाकी सब जो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं क्या उनको टैक्स इनवॉइस इशू करना जरूरी है? ऐसा नहीं है। जैसे मान लो मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, अब मैं एग्जम्प्टेड गुड्स में डील कर रहा हूं, तो अगर मैं एग्जम्प्टेड गुड्स में डील करूंगा ना तो भी मुझे बिल ऑफ सप्लाई इशू करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मेरे गुड्स ही एग्जम्प्ट हैं उस पर जीएसटी लगना ही नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट करी टैक्स इनवॉइस इशू करके क्या करोगे भाई? सिंपल सी बात है, टैक्स इनवॉइस वहीं तो इशू करूंगा ना जहां पर जीएसटी लगेगा। अब मेरी सप्लाई एग्जम्प्ट है, जब मेरी सप्लाई एग्जम्प्ट है तो वहां पर टैक्स इनवॉइस की बात क्यों होगी? वहां पर बिल ऑफ सप्लाई की बात होगी। बात तो बिल्कुल सही है। तो मुद्दा यह निकल कह रहा है कि टैक्स इनवॉइस हर केस में जरूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टैक्स इनवॉइस गवर्नमेंट ये बात कहती है जहां पर भी जीएसटी हमें चार्ज करना होगा उस केस में टैक्स इनवॉइस की बात होगी, बस ये पर ध्यान दो। अब दिमाग में कई सारे क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चा कहता है गाबा सर एक बात बताओ, सर इनकम टैक्स की चार्ट बुक में पेज नंबर 4 पे स्पेशल इनकम के क्रक्स में गलती है। नहीं सही है, मैं समझ रहा हूं तुम कहां कह रहे हो गलती है, बट वो गलती नहीं है। आप मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको समझा दूंगा, उसमें गलती नहीं है। मैंने चेक किया हुआ है, 2-3 बच्चों का मैसेज आया था, वो उस पॉइंट को समझ नहीं पा रहे, बट सही है बिल्कुल ठीक है। अब एक बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, अब ये टैक्स इनवॉइस इशू करने की कोई टाइम लिमिट भी तो होगी ना? जैसे मान लो मैं सप्लायर हूं, आप रिसीवर हो, तो आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना है, तो टैक्स इनवॉइस इशू करने की कोई टाइम लिमिट भी तो होगी ना? मैं कहा बिल्कुल टाइम लिमिट होती है। तो सर वही तो हमें इस चैप्टर में देखना है कि टैक्स इनवॉइस इशू करने की क्या टाइम लिमिट होती है। भाई अगर मैं गुड्स का सप्लायर हूं तो मुझे टैक्स इनवॉइस कब इशू करना है? अगर मैं सर्विस का सप्लायर हूं तो मुझे टैक्स इनवॉइस इशू कब करना है? अगर मेरी कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स हैं या मेरी कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस हैं तो मुझे टैक्स इनवॉइस कब इशू करना है? या क्या मुझे टैक्स इनवॉइस हर केस में इशू करना है, या कुछ केस ऐसे भी हैं जहां पे टैक्स इनवॉइस से एग्जम्पशन मिल सकती है? फिर इस टॉपिक में क्या हम रिवाइज करेंगे, ई इनवॉइस क्या होता है। सर हमने प्रैक्टिकल लाइफ में सुना है कि ई इनवॉइस इशू करना जरूरी होता है, या एक कॉन्सेप्ट सर हमने क्लास के अंदर पढ़ा था डायनेमिक क्यूआर कोड वाला। तो डायनेमिक क्यूआर कोड क्या होता है? या सर हमने कहीं इस पर सुना था वो बिल में एचएसएन कोड नंबर मेंशन होता है, तो क्या एचएसएन कोड मेंशन करना हर बिल में जरूरी होता है?
या HSN कोड मेंशन करना हर बिल में जरूरी नहीं होता है। तो सिंपल सा पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि कहां पे HSN कोड मेंशन करना है, कहां पे HSN कोड मेंशन नहीं करना है, ये सारी बातें भी इस चैप्टर के अंदर आती हैं। फिर जैसे मैंने बोला ई इनवॉइस वाला कॉन्सेप्ट है, अब ऐसा तो है नहीं हर केस में ई इनवॉइस इशू करना है, कुछ केस में ई इनवॉइस जो है वो एग्जम्प्ट भी होता है। तो कहां पर ई इनवॉइस एग्जम्प्ट है, कहां पर ई इनवॉइस हमें इशू करना है, तो वो सारी बातें हमें इस चैप्टर में रिवाइज करके चलनी है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, तो आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में हम क्या रिवाइज करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में इनवॉइस से रिलेटेड टाइम लिमिट वाली बातें जो हैं वो हम यहाँ पे रिवाइज करने जा रहे हैं, बस ये पर ध्यान दो। अब सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, देखो जी कि हमें इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट क्या है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट कहती है दो केस हैं, एक तो गुड्स वाला केस है और एक सर्विस वाला केस है। एक तो गुड्स वाला केस है, एक सर्विस वाला केस है। गुड्स वाले केस में इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट अलग होती है और सर्विस वाले केस में इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट अलग होती है। अब पहले हम गुड्स वाला केस चेक करते हैं, फिर हम सर्विस वाला केस चेक करेंगे। अब गुड्स वाले केस में दो केस हैं, एक तो जनरल केस और एक स्पेशल केस। जनरल केस में दो केस हैं, या तो वन टाइम सप्लाई या कॉन्टिन्यूस सप्लाई। वन टाइम सप्लाई का मतलब क्या है, याद करो कल वाली क्लास में ही हमने चैप्टर कंप्लीट किया कि गुड्स में दो केस आते हैं, या तो आपकी सप्लाई पे मूवमेंट इन्वॉल्व करता है या मेरी सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं करता। अब मेरे को सारे बच्चे आंसर देना, अगर मैं कह रहा हूं मेरी सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व करता है तो मतलब सामान मेरे साथ में नहीं जाएगा, सामान मेरे बाद में आएगा। और अगर मैं कह रहा हूं मेरी सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं करता है, इसका मतलब क्या है, सामान मेरे साथ में जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो जी अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो फिर रिमूवल की डेट या उससे पहले आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ये पॉइंट हमने टाइम ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था। और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो फिर डिलीवरी की डेट या उससे पहले इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अब एक बच्चा कह रहा है, देखो दीपांशु कह रहा है, ओए गाबे 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 गाबे, ओए गाबे सुन, ये तो यार तूने टाइम ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर के अंदर भी करवाया था, बट उसको मैंने उठाया कहां से था, मैंने यहीं से उठाया था। जो हमने टाइम लिमिट कल पढ़ी थी ना, वो मैंने कहीं और से नहीं उठाई थी, मैंने यहीं से उठाई थी। उसके बाद देखो जी फिर अगर मान लो मैं गुड्स की सप्लाई कर रहा हूं और वो कॉन्टिन्यूस सप्लाई है। अच्छा, ऐसा आपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा कि गुड्स की सप्लाई भी कॉन्टिन्यूस सप्लाई होती है? बिल्कुल होती है। आप में से काफी सारे बच्चों ने देखा होगा, जैसे हमारे घर में डेली बेस पे दूध आता है। एक वेबसाइट है कंट्री डिलाइट। अब कंट्री डिलाइट से हमारे घर में डेली दूध आ रहा है। अब डेली दूध आ रहा है, डेली हमारे घर में फॉर एग्जांपल मान लो बनाना आ रहे हैं, डेली एप्पल आ रहे हैं, या हमने कोई सब्जी वाला बांध रखा है। तो ये सारी की सारी सप्लाई क्या है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई है। तो अगर मेरे घर में गुड्स की सप्लाई हो रही है कॉन्टिन्यूस बेस पे, तो गवर्नमेंट कहती है फिर जहां पे उसकी स्टेटमेंट इशू करोगे या जहां पर उसकी पेमेंट होगी वहां पर आपको इनवॉइस काटना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। तो सक्सेसिव स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जहां पर बार बार स्टेटमेंट इशू की जा रही है या जहां पर पेमेंट इन्वॉल्व है, वो दिन जो होगा वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन निकल के आएगा, वो ये बात कहना चाह रहे हैं। फिर एक स्पेशल केस यहां पे आता है। अब स्पेशल केस का मतलब क्या होता है, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेस। अब मुझे नहीं पता आपको थोड़ा बहुत अगर अकाउंट्स में याद है या नहीं है, आप ना अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट करते थे गुड्स सेल ऑन रिटर्न बेसिस या गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेस। अब गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेस का मतलब क्या है कि मैंने गुड्स भेजा, किस लिए भेजा, अप्रूवल के लिए। अप्रूवल का मतलब कि सामने वाला बंदा मुझे अप्रूव करके देगा कि हाँ भाई ये सामान बनाना या नहीं बनाना। अब गवर्नमेंट कह रही है अगर आपने गुड्स भेजा है अप्रूवल बेस के लिए तो इनवॉइस काटना पड़ेगा। कब इनवॉइस काटना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट ने बोला हम वेट करेंगे 6 महीने का। अगर तुम्हारी कंफर्मेशन 6 महीने से पहले पहले आ गई, मतलब गवर्नमेंट ने बोला अगर कंफर्मेशन 6 महीने से पहले पहले आ गई तो जब कंफर्मेशन आई वो दिन, और अगर तुम्हारी कंफर्मेशन 6 महीने में नहीं आई तो जहां 6 महीने खत्म होंगे ना, फिर वहीं पर तुम्हें इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है जी, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेस में तो कंफर्मेशन और 6 मंथ फ्रॉम द गुड्स सेंट विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा ना वहां इनवॉइस इशू करना है। अगर कंफर्मेशन पहले आ गई तो कंफर्मेशन की बात करेंगे, और अगर पहले नहीं आई तो जहां 6 महीने खत्म होंगे वहां मुझे इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, वो ये बात कहना चाह रहे हैं। तो ये सारे केस गुड्स वाले केस में निकल के आते हैं। अब सर्विस वाले केस में आओ जी। अब सर्विस वाले केस में 2 केस होंगे, वही जनरल केस स्पेशल केस। जनरल केस में 2 केस होंगे, वन टाइम सप्लाई और कॉन्टिन्यू सप्लाई। अब वन टाइम सप्लाई वाला तो याद करो हम टाइम ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में कर चुके हैं।
मेरे को सारे बच्चे आवाज मार देना। सर्विस वाले केस में कल हमने क्या किया था, या तो कंप्लीशन की डेट से पहले इनवॉइस इशू कर दो, और अगर पहले इशू नहीं हो रहा तो कंप्लीशन की डेट के 30 दिन के अंदर अंदर या 45 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू कर दोगे तो भी हम इनवॉइस को विद इन टाइम मान लेंगे, अगर आपको याद आ रहा हो। या तो कंप्लीशन से पहले या कंप्लीशन के 30 दिन के अंदर या 45 दिन के अंदर, चेक करो वही टाइम लिमिट यहां पे दी हुई है जी आप कुछ, ठीक है। जनरल केस में यही टाइम लिमिट है। सर अगर मेरी सप्लाई कॉन्टिन्यूस सप्लाई है, अच्छा आप मेरे को एग्जांपल दोगे कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होती है? जैसे इंटरनेट की सर्विस हो गया, वाईफाई की सर्विस हो गया, कंस्ट्रक्शन की सर्विस हो गया, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस हो गया, ठीक है। ये सारी की सारी सर्विस क्या है? कॉन्टिन्यूस सप्लाई सर्विस है। मतलब ऐसी सर्विस जो लगातार चलती जा रही है उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस सप्लाई सर्विस। अब गवर्नमेंट ने कहा देखो जी, अगर तुम्हारी सर्विस कॉन्टिन्यूस सप्लाई सर्विस है, मतलब ऐसी सर्विस जो 3 महीने या उससे ऊपर लगातार चलती है, ऐसी सर्विस जो 3 महीने या उससे ऊपर लगातार चलती है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। ये बात ध्यान देना चाहिए। अब कॉन्टिन्यूस सप्लाई सर्विस में गवर्नमेंट कह रही है 3 केस आते हैं। 3 केस कौन कौन से? पहला केस, अगर तुम्हारी पेमेंट करने की ड्यू डेट असर्टेनेबल है, अगर तुम्हारी पेमेंट करने की ड्यू डेट जो है वो असर्टेनेबल, तो अगर तुम्हारी पेमेंट करने की ड्यू डेट जो है असर्टेनेबल है, तो गवर्नमेंट कह रही है अगर तुम्हारी पेमेंट करने की ड्यू डेट असर्टेनेबल है तो फिर ड्यू डेट या उससे पहले आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। बस ये बात ध्यान दो। तो अगर तुम्हारी पेमेंट करने की ड्यू डेट जो है वो असर्टेनेबल है तो फिर ड्यू डेट या उससे पहले आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अब एक बच्चा कहता है सर ऐसा भी तो पॉसिबल है कि आपका ड्यू डेट, अच्छा आप मेरे को बताओगे ड्यू डेट असर्टेनेबल का मतलब क्या होता है? आप मेरे को सारे बच्चे बताओ ड्यू डेट असर्टेनेबल का मतलब क्या होता है? भाई अगर मेरी पेमेंट करने की ड्यू डेट असर्टेनेबल है तो ड्यू डेट असर्टेनेबल है इसका मतलब क्या होता है? बताओ सारे बच्चे बोलो कि पेमेंट करने की ड्यू डेट असर्टेनेबल है और नॉट असर्टेनेबल है। हाँ जी, तो ड्यू डेट असर्टेनेबल है। असर्टेनेबल का मतलब क्या है कि ड्यू डेट पता है, और ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है उसका मतलब ड्यू डेट मुझे नहीं पता है। अब एक बात बताओ, तुम वाईफाई लगाते हो, तुम्हारे घर में वाईफाई का रिचार्ज होता है, क्या तुम्हें ड्यू डेट पता होती है? बिल्कुल पता होती है। तुम्हारा पोस्टपेड कनेक्शन है, पोस्टपेड कनेक्शन का बिल कब आएगा, क्या तुम्हें ड्यू डेट पता होती है? बिल्कुल पता होती है। तो गवर्नमेंट ने कहा जहां पे ड्यू डेट पता है तो जिस दिन ड्यू डेट है उस दिन या उससे पहले तुम्हें इनवॉइस काटना पड़ेगा। सर काबा सर मेरे केस में तो ड्यू डेट असर्टेनेबल ही नहीं है, भाई फिक्स ही नहीं है। अच्छा एक बच्चा कहता है यार गाबे एक बात बता, ऐसा कौन सा केस होगा जहां पे ड्यू डेट असर्टेनेबल ही नहीं है? भाई ड्यू डेट फिक्स ही नहीं है। तो गवर्नमेंट कहती है कंस्ट्रक्शन वाले केस में, वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाले केस में। अब कंस्ट्रक्शन हो गया, वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वहां पे ड्यू डेट असर्टेनेबल कहां होती है? तो फिर अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है, फिर जहां पे पेमेंट रिसीव होती है ना उस दिन या उससे पहले आपको इनवॉइस काटना पड़ेगा। बस ये पर ध्यान दो। तो अगर ड्यू डेट पता है तो ड्यू डेट है उससे पहले, और अगर ड्यू डेट नहीं पता फिर जहां पर पेमेंट रिसीव हो रही है उस दिन या उससे पहले तुम्हें इनवॉइस काटना पड़ेगा। बस ये पर ध्यान। फिर गवर्नमेंट कहती है अगर तुम्हारी पेमेंट कंप्लीशन पर लिंक है, हाँ जी, तो गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि पेमेंट लिंक टू कंप्लीशन इवेंट। अच्छा एक बात मेरे को सोच के बताना, अब पेमेंट लिंक टू कंप्लीशन इवेंट का मतलब क्या है? आपने कई बार देखा होगा जब हम कंस्ट्रक्शन की सर्विस करते हैं तो हम बोलते हैं फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट होगा तो 10% पेमेंट करेंगे, सेकंड फ्लोर कंप्लीट होगा तो 20% पेमेंट करेंगे, थर्ड फ्लोर कंप्लीट होगा तो 30% पेमेंट करेंगे। ऐसा कभी आपने देखा होगा? मतलब कंप्लीशन पर बेस है कि इतना कंप्लीट हो गया इतनी पेमेंट, इतना कंप्लीट हो गया इतनी पेमेंट, इतना कंप्लीट हो गया इतनी पेमेंट, तो कंप्लीशन पर बेस है। तो गवर्नमेंट ने कहा जहां इवेंट कंप्लीशन पर बेस है, भाई जहां पे इवेंट कंप्लीशन पर बेस है
तो फिर गवर्नमेंट ये बात कह रही है उस केस में आपको पीओटी यहां पर ये बनेगा, बस ये पर ध्यान दें। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है जी? पक्का डन। तो यहां पर ये पॉइंट आपका यहां पे निकल के आ रहा है, ये बात ध्यान दो जी। क्या इसको हम पैक कर सकते हैं जी? क्या इसको हम पैक कर सकते हैं? सारे के सारे बच्चे फटाफट से बोल दो जी, जल्दी बोल दो फटाफट से जी। डन, ठीक है जी। अब एक बार सारे के सारे बच्चे मुझे फटाफट से बताना, दो केस हमने किए हैं जी, एक बार दोनों के मेरे को रिवीजन करवा दो। गुड्स वाला केस में, सर्विस वाले केस में। अच्छा, गुड्स वाले केस में आपका यहाँ पे जनरल और स्पेशल, फिर जनरल में वन टाइम सप्लाई, कंटिन्यू सप्लाई। वन टाइम सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व है तो रिमूवल, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो डिलीवरी। और कंटिन्यू सप्लाई वाले केस में क्या निकल के आ रहा है? जहां पे स्टेटमेंट इशू होंगी या जहां पे पेमेंट इन्वॉल्व होगी। स्पेशल केस में गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेस, तो कंफर्मेशन और 6 मंथ विच एवर इज अर्लियर। फिर सर्विस में दो केस हैं, जनरल सप्लाई और स्पेशल सप्लाई। जनरल में दो केस है, वन टाइम सप्लाई, कंटिन्यू सप्लाई। वन टाइम सप्लाई में आपका कौन सा केस हो गया? वही कंप्लीशन से पहले या 30 दिन या 45 दिन के अंदर। कंटिन्यू सप्लाई में 3 केस हैं, या तो ड्यू डेट पता है या ड्यू डेट नहीं पता या कंप्लीशन पर बेस है। अगर ड्यू डेट पता है तो ड्यू डेट या उससे पहले, अगर ड्यू डेट नहीं पता तो फिर जिस दिन पेमेंट रिसीव होगी उस दिन या उससे पहले, और अगर कंप्लीशन पर लिंक है तो फिर कंप्लीशन या उससे पहले, वो गवर्नमेंट कहना चाह रही है। अब स्पेशल केस में क्या है? अब स्पेशल केस में गवर्नमेंट कह रही है अगर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट मान लो बीच में ही सीज हो गया। अब गवर्नमेंट कह रही है अगर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट मान लो बीच में ही सीज हो गया, तो जहां पे कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा सीज हुआ उस दिन या उससे पहले आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। आपको पता होगा कई बार कॉन्ट्रैक्ट जो है ना बीच में सीज मतलब बीच में रुक जाते हैं, तो जहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा सीज हो गया, डन जी। तो ये पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है सर्विस वाले केस में। अब एक बच्चा कहता है सर एक बात मेरे को बताओ। हेलो भाई साहब, ओए इधर सुनो, ओए चिंटू, ओए ओए, हेलो भाई साहब, ओए इधर देखो ध्यान से। अब एक बच्चा एक बात कह रहा है कि सर हमने ना एक रिवाइज इनवॉइस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। वो रिवाइज इनवॉइस वाला कॉन्सेप्ट क्या था? तो अगला पॉइंट हमारा वही है, रिवाइज इनवॉइस वाला। देखो यहाँ पे रिवाइज इनवॉइस वाला कॉन्सेप्ट है। अब ये रिवाइज इनवॉइस वाला कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ध्यान समझना। एक बात मेरे को सोच के बताओ सर, याद है हमने एक टॉपिक किया था रेगुलर बैच में रजिस्ट्रेशन का। अब रजिस्ट्रेशन के टॉपिक के अंदर मैंने कहा था कि जब तुम रजिस्ट्रेशन करवाने के लायबल हो जाते हो, अगर आपको याद आ रहा हो, जब तुम रजिस्ट्रेशन करवाने के लायबल हो जाते हो तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना होता है फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी, उसके 30 दिन के अंदर अप्लाई करना होता है फॉर रजिस्ट्रेशन। और अगर तुम 30 दिन में अप्लाई कर देते हो तो फिर जहां से तुम लायबल हुए थे ना वहीं से तुम इफेक्टिव मान लिए जाते हो रजिस्ट्रेशन के। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं लायबल हुआ 11 अप्रैल को, यहां पर मैं लायबल हो गया। 15 अप्रैल को मैंने अप्लाई कर दिया और मुझे रजिस्ट्रेशन जो मिला वो 20 अप्रैल को मिला, यहां पर मेरे को मिला रजिस्ट्रेशन। तो गवर्नमेंट कह रही इफेक्टिव जो बनेगा ना वो 11 अप्रैल से बनेगा जब से तुम लायबल हुए, क्योंकि तुमने जो अप्लाई किया वो 30 दिन के अंदर तुमने अप्लाई कर दिया। सर अगर मान लो मैं लायबल हो गया और लायबल होने के 30 दिन के अंदर मैंने अप्लाई नहीं किया तो फिर जहां तुम्हें रजिस्ट्रेशन मिला वहीं से तुम इफेक्टिव माने जाओगे, बस ये पर ध्यान दो। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा सारे बच्चे का आंसर देना। हेलो भाई साहब, ओए इधर देखो ध्यान से, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। यहां तुम लायबल हुए, यहां तुमने अप्लाई किया, यहां तुम्हें सर्टिफिकेट मिला, तो इफेक्टिव कब से बने? तुम लायबल से बने। अब सारे बच्चे बोल देना सर्टिफिकेट यहां मिला, इफेक्टिव यहां से बने। तो आपको नहीं लग रहा इतने इस पीरियड के बीच में जो भी मैंने सप्लाई की होगी उस पर तो जीएसटी लगा ही नहीं होगा, क्योंकि इस यहां पे तो मेरे पास जीएसटी नंबर ही नहीं था। इसके बाद वाली सप्लाई पे तो जीएसटी लगेगा, पर यहां तो जीएसटी नंबर मेरे पास था ही नहीं। तो फिर गवर्नमेंट ने बोला इसी इनवॉइस को तुम्हें रिवाइज करना है, इसी इनवॉइस को तुम्हें रिवाइज करना है। जब तुम्हें सर्टिफिकेट मिला,
जब तुम्हें सर्टिफिकेट मिला उसके 30 दिन के अंदर अंदर ये सारे इनवॉइस आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, बस ये बात ध्यान दो। तो ऑलवेज ये बात ध्यान देना कि रिवाइज इनवॉइस वाला कॉन्सेप्ट ये बात कहता है कि जब से तुम लाइबल हुए और जब तुम्हें सर्टिफिकेट मिला इसके बीच में जितने इनवॉइस काटे वो सारे के सारे आपको रिवाइज करने हैं। देखो जी, लाइबल, एप्लीकेशन और जब सर्टिफिकेट मिला, तो इसके बीच के जो भी इनवॉइस हैं ये सारे इनवॉइस तुम्हें रिवाइज करने पड़ेंगे 1 महीने के अंदर अंदर। ये गवर्नमेंट यहां पे कहना चाहती है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का डन। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब एक बात मेरे को बताना, क्या आजकल प्रैक्टिकल लाइफ में एडवांस पेमेंट चलती है? बिल्कुल चलती है। अब जैसे मान लो मेरा अगला बैच स्टार्ट होना है, अब अगला बैच स्टार्ट होना है, एक बच्चा कहता है देख भाई सुन मेरी बात, टैक्स पढ़ना है तो गब्बा सर से पढ़ना है और किसी से टैक्स नहीं पढ़ना। टैक्स पढ़ना है तो गब्बा सर से टैक्स पढ़ना है और किसी से टैक्स नहीं पढ़ना। तो किसी ने बोला भाई उनकी ना प्री बुकिंग करवा ले, तो प्री बुकिंग करवा ले तो कई बार ना सीट फुल हो जाती है। अब उसने प्री बुकिंग की बात की, एडवांस आ गया, एडवांस आ गया तो उसके इसमें गवर्नमेंट कहती है आपको यहां पे रसीट वाउचर इशू करना पड़ेगा। रसीट वाउचर का मतलब क्या होता है कि हाँ मेरे पास इतनी पेमेंट आ चुकी है। अच्छा मान लो बाद में मैंने सप्लाई नहीं की, अब अगर बाद में मैंने सप्लाई नहीं की तो फिर उस केस में क्या होगा? फिर उस केस में मेरे को पेमेंट वापस करनी पड़ेगी, रिफंड करनी पड़ेगी, तो मेरे को रिफंड वाउचर इशू करना पड़ेगा। बस ये पर ध्यान दो। तो एडवांस के टाइम पर रिसीट वाउचर, रिफंड के टाइम पर रिफंड वाउचर, बस ये पर ध्यान दो। कस्टमर थोड़ी जीएसटी का अमाउंट देगा, बिल्कुल देगा जी, क्यों नहीं देगा जी? उसको हम पहले ही बोलेंगे हमारा जीएसटी नंबर आने वाला है, या हम पहले ही जीएसटी अल्टीमेटली उस वैल्यू में कलेक्ट कर लेंगे उससे जी। नहीं जी, 30 दिन के बाद अगर अप्लाई किया तो रिवाइज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। रिवाइज वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ तब है अगर आपने जो अप्लाई की है वो 30 दिन के अंदर की है। 30 दिन के अंदर की है। मम्मी को भी जीएसटी मालूम हो गया, चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ठीक है सर, जीएसटी हमारी पॉकेट से जाएगा? हाँ बिल्कुल, जीएसटी आपके पॉकेट से जाएगा जी। जीएसटी का बर्डन तो कस्टमर की जेब पर आता है, तभी तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जी। ठीक है, तो वही बात देखो यहाँ पे लिखी है, एडवांस पेमेंट वाले केस में रिसीट वाउचर, रिफंड वाले केस में रिफंड वाउचर। अच्छा, फिर गवर्नमेंट यहाँ पे कहना चाह रही है आरसीएम। अब आरसीएम वाले केस में क्या होगा? अब आरसीएम वाले केस में ना एक बच्चे ने मेरे से ना सुबह वाली क्लास में भी डाउट पूछा था कि सर अगर मेरी सप्लाई रिवर्स चार्ज में कवर होती है तो उस पर रिसीवर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है। मैं कहा हाँ, बट सर रिसीवर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है तो उसमें इनवॉइस कौन इशू करता है? मैंने कहा सप्लायर इशू करता है। भाई इनवॉइस कौन इशू करेगा? सप्लायर इशू करेगा। बट अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में फिर गवर्नमेंट जीएसटी में कॉन्सेप्ट लेकर आई सेल्फ इनवॉइस का। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो रिसीवर उस केस में सेल्फ इनवॉइस रेज करेगा। बस ये बात ध्यान दो जी। तो वही बात यहां पे लिखी है, आरसीएम वाले केस में सेल्फ इनवॉइस यहां पे रेज करना पड़ेगा, ये बात ध्यान दो जी। उसके बाद देखो, जब पेमेंट करेंगे आरसीएम वाले केस में तो पेमेंट वाउचर इशू होगा। तो जैसे मान लो रिसीवर पेमेंट करेगा सप्लाई की तो वो इशू करेगा पेमेंट वाउचर कि हाँ भाई मैंने पेमेंट यहां पे कर दिया। बस ये बात ध्यान दो। तो ये वाउचर वाला कॉन्सेप्ट है। ये वैसे एग्जाम के लिए तो कभी रेलिवेंट बन भी जाता है, रेलिवेंट नहीं भी बनता, पर ये तुम्हें आइडिया होना चाहिए। सारे बच्चे दोबारा बोलो, एडवांस पेमेंट वाले केस में रिसीट वाउचर, रिफंड वाले केस में रिफंड वाउचर, आरसीएम वाले केस में अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो रिसीवर सेल्फ इनवॉइस रेज करेगा, और जब वो पेमेंट करेगा तो पेमेंट वाउचर इशू करेगा। ये बातें आपकी यहां पे निकल के आ रही है। उसके बाद टैक्स इनवॉइस इशू करने का मैनर क्या होता है? आप मेरे को बताओगे टैक्स इनवॉइस जो इशू करते हैं उसकी कितनी कॉपी होती है? भाई जो हमारा टैक्स इनवॉइस है उसकी कॉपी कितनी होती है? कॉपी टोटल मिला के 3 कॉपी होती है गुड्स वाले केस में। एक तो ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट। ओरिजिनल सप्लायर, ठीक है, ओरिजिनल कौन हो गया? सॉरी, ओरिजिनल हो गया बायर, फिर डुप्लीकेट ट्रांसपोर्टर और ट्रिप्लीकेट सप्लायर। 3 कॉपी हैं, एक तो ट्रक वाला लेके जाएगा, एक रिसीवर के पास होगी, एक सप्लायर के पास होगी। ओरिजिनल बायर के पास होगी, डुप्लीकेट ट्रांसपोर्टर के पास होगी, ट्रिप्लीकेट जो होगी वो सप्लायर के पास होगी। वही बात यहां पे आ रही है। बट सर्विस वाले केस में 2 ही कॉपी होती है। मैं दोबारा बोलूंगा, सर्विस वाले केस में 2 ही कॉपी होती हैं, क्योंकि सर्विस में ट्रांसपोर्टर की बात नहीं होती ना। तो सर्विस में ट्रांसपोर्टर नहीं होता, तो सर्विस वाले केस में 2 ही कॉपी होती हैं, सप्लायर और रिसीवर। ये बात ध्यान देना चाहिए। उसके बाद अगले पॉइंट पर आओ। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब नेक्स्ट पॉइंट एक बात बताओ, जैसे मान लो एक बंदा जो है वो जीएसटी में ना रजिस्टर्ड है। हेलो भाई साहब, ओए ओए, इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। एक बंदा जो है वो जीएसटी में ना मान लो रजिस्टर्ड है। अब एक बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड है और सामने वाला बंदा भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है।
तो मेरे को इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले बंदे को आईटीसी लेना होगा, तो आईटीसी लेना होगा तो इनवॉइस मुझे इशू करना ही पड़ेगा। बट एक बच्चा कहता है सर जैसे मान लो आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो और सामने वाला बंदा जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, और वो ना आपसे इनवॉइस भी नहीं मांग रहा, पर वो कह रहा छोड़ ना मुझे इनवॉइस चाहिए ही नहीं, तो क्या आपको जबरदस्ती इनवॉइस देना पड़ेगा उसको? क्योंकि आप तो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, सामने वाला बंदा अनरजिस्टर्ड है, उसको आईटीसी भी नहीं मिलना और वो इनवॉइस की डिमांड भी नहीं कर रहा, क्या फिर भी इनवॉइस इशू करना पड़ेगा? गवर्नमेंट ने कहा यस भाई ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट हाँ अगर वैल्यू 200 रुपए से कम है, जो तू सामान बेच रहा है उसकी वैल्यू अगर 200 रुपए से कम है और सामने वाला बंदा जो है वो अनरजिस्टर्ड है और वो तुमसे इनवॉइस की डिमांड भी नहीं कर रहा, तो उस केस में तुम टैक्स इनवॉइस मना कर सकते हो, ऑप्शनल है, छोड़ सकते हो, नहीं तो हर केस में तुम्हें टैक्स इनवॉइस इशू करना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वैल्यू 200 रुपए से कम की है, रिसीवर अनरजिस्टर्ड है और वो इनवॉइस की डिमांड भी नहीं कर रहा, उस केस में आपको टैक्स इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट कंसोलिडेटेड इनवॉइस हर दिन के एंड में तुम्हें इशू करना पड़ेगा कि तुमने पूरे दिन में ऐसी कितनी सप्लाई की है जिसकी वैल्यू 200 रुपए से भी कम है। बट हाँ अगर वैल्यू 200 या उससे ज्यादा है, यहां पे मोर देन नहीं आएगा, यहाँ पे 200 और मोर आएगा जी, यहाँ पे 200 और मोर आएगा, और अगर आप कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते तो टैक्स इनवॉइस जो है वो मैंडेटरी है, बस ये पर ध्यान दो। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कई बार बन चुका है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना कि यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वैल्यू 200 रुपए से कम हो, सामने वाला बंदा अनरजिस्टर्ड हो और वो इनवॉइस की डिमांड ना कर रहा हो, उस केस में गवर्नमेंट ये बात कह रही है टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना, नहीं तो टैक्स इनवॉइस इशू करना जरूरी है जी। अब आगे देखो जी, डिलीवरी चालान। सर ये डिलीवरी चालान क्या होता है? सर ये हाँ ये तीनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए, ये तीनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी जरूरी है, सामने वाला बंदा अनरजिस्टर्ड हो, इनवॉइस की डिमांड ना कर रहा हो और वैल्यू 200 रुपए से कम होनी चाहिए, ये तीनों कंडीशन बैक टू बैक सेटिस्फाइड होनी जरूरी है। अब एक बच्चा कहता है सर एक डिलीवरी चालान होता है, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, डिलीवरी चालान क्या होता है? डिलीवरी चालान क्या होता है? अभी जो बच्चा कहता है ना कि सर आपकी मैडम का कॉल है क्या, मैडम का कॉल नहीं था, मेरे कॉल था स्टाफ का। आपकी क्लास स्टार्ट होने से पहले ही ना, जैसे मैं लक्ष्मी नगर में रहता हूं, तो लक्ष्मी नगर में कई बुक सेलर जो हैं वो मेरी बुक सेल करते हैं, तो मेरी जीएसटी की चार्ट बुक और इनकम टैक्स की चार्ट बुक उन्होंने बोला कि सर आप ना यहाँ पे भिजवा दो कि आपके बुक के ना ऑर्डर आ रहे हैं, हमारे पास बुक्स नहीं है, तो आप यहाँ पे भिजवा दो। तो स्टाफ का मेरे पास कॉल था कि सर क्या बुक डिलीवर करवानी है, तो मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, डिलीवर करवा ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। तो उसने मुझे बोला सर पेमेंट, मैं कहा पेमेंट वो ना बाद में करता है, पेमेंट क्या करता है वो बाद में करता है। अब मैंने क्या किया, उसको 25 बुक्स इनकम टैक्स की भिजवा दी, 25 बुक जीएसटी की भिजवा दी, 50 चार्ट बुक मैंने इनकम टैक्स की भिजवा दी, 50 चार्ट बुक मैंने जीएसटी की भिजवा दी और 25 मैंने प्रैक्टिस मैनुअल भिजवा दिए, और उसने मुझे पेमेंट नहीं की। अब मैंने ये सप्लाई की है विदाउट कंसीडरेशन, तो गवर्नमेंट कह रही है यहां पे ना डिलीवरी चालान इशू होगा। डिलीवरी का मतलब वो सामने वाला बंदा एक डिलीवरी चालान इशू करेगा कि हाँ ये सामान मुझे डिलीवर हो चुका है, हाँ ये सामान मुझे डिलीवर हो चुका है, जब मैं इसको बेच दूंगा तो मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा, नहीं तो ये बुक्स मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। अब डिलीवरी चालान का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि हर केस में, गवर्नमेंट कहती है जहां पे नॉर्मली इनवॉइस की रिक्वायरमेंट नहीं होती ना और सामान जा रहा होता है, सामान मूव हो रहा होता है, उस केस में डिलीवरी चालान की बात होती है। तो देखो जी, हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा विशाल। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिलीवरी चालान इज टू बी इशूड इंस्टेड ऑफ इनवॉइस इन द फॉलोइंग सिचुएशन। पहला, अगर लिक्विड गैस की सप्लाई हो रही है, डिलीवरी चालान। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन फॉर जॉब वर्क, अगर मैं जॉब वर्क को सामान भेज रहा हूं, डिलीवरी चालान। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन अदर देन वाई ऑफ सप्लाई, अगर मैं गुड्स की मूवमेंट कर रहा हूं बट वो मूवमेंट सप्लाई नहीं है, तो डिलीवरी चालान। सच अदर सप्लाई एज द केस में बी। अब डिलीवरी चालान की भी 3 कॉपी होती हैं सेम इनवॉइस की तरह, ओरिजिनल, डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट। तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन सकता है डिलीवरी चालान से रिलेटेड, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, उसके बाद एक रूल है, रूल नंबर 46 है, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। अब ये इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है? सारे बच्चे ना यहाँ पे कान खोल के मेरी बात सुनना। एक सप्लाई है B2B और एक सप्लाई है B2C। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, क्या B2B वाले केस में क्या मुझे टैक्स इनवॉइस इशू करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है।
अब मान लो एक सप्लाई ना मेरी B2B है, तो जो सामने वाला बंदा है जो मुझसे सामान खरीद रहा है, जो वो सामान खरीद रहा है उसमें कुछ सामान टैक्सेबल है, कुछ सामान एग्जम्प्टेड है। अब जो सामान टैक्सेबल है उस पर जीएसटी लगेगा, जो सामान एग्जम्प्ट है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। बट ये सामने वाला बंदा जो है ये भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो आपको नहीं लग रहा कि अगर B2B सप्लाई है तो जितना सामान टैक्सेबल है उसके लिए मैं टैक्स इनवॉइस इशू करूंगा, जो सामान एग्जम्प्ट है उसके लिए मैं बिल ऑफ सप्लाई इशू करूंगा। क्योंकि जो एग्जम्प्ट है उस पे वो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा और टैक्सेबल वाले पे वो आईटीसी क्लेम कर पाएगा, तो गवर्नमेंट ने कहा उसके लिए आप टैक्स इनवॉइस इशू कर दो। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो ये सप्लाई B2B नहीं है, B2C है। अब B2C वाले केस में इतना क्लेश नहीं पड़ जाएगा कि भैया टैक्सेबल वाले के लिए टैक्स इनवॉइस हो गया, उसके लिए बिल ऑफ सप्लाई हो गया। गवर्नमेंट ने कहा नहीं भैया, अब अगर ये B2C सप्लाई है ना और तुम्हारी सप्लाई एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों है, एग्जम्प्टेड भी है टैक्सेबल भी है, दोनों हैं, तो एक हम नया लेकर आए हैं इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। क्या लेकर आए हैं? इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। तुम वो इशू कर दो। अगर तुम इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू कर दोगे, हम ये मान लेंगे इसमें कुछ सप्लाई टैक्सेबल है, कुछ सप्लाई एग्जम्प्ट है, तुम्हें अलग अलग इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखो यहां पे रूल नंबर 46 क्या लिखा है, अगर आरपी सामान दे रहा है यूआरपी को, आरपी टू आरपी नहीं, आरपी टू यूआरपी, और वो टैक्सेबल एग्जम्प्टेड दोनों हैं, तो फिर सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई हमें वहां पे इशू करना पड़ेगा। बस ये पर ध्यान दो। सर अगर हम आरपी हैं और वो सप्लाई कर रहा है 200 का, तो आरपी जो कॉम्पोजिशन लेवी में है तो उस केस में इनवॉइस इशू होगा। कॉम्पोजिशन वाले तो वैसे भी इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, नालायक। अभी हमने चैप्टर किया भी था कॉम्पोजिशन वाला कि वो तो वैसे भी बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं, तो कॉम्पोजिशन वाले तो वैसे भी बिल ऑफ सप्लाई नहीं इशू कर सकते। और ये पॉइंट जो है इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई वाला ओनली B2C वाले केस में एप्लीकेबल है, B2B वाले केस में एप्लीकेबल नहीं है। बस ये पर ध्यान दो। अब आगे देखो जी अगला पॉइंट क्या है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाओ। ये देखो जी, अब यहाँ पे आ रहा है ई इनवॉइस और डायनेमिक क्यूआर कोड क्या होता है। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यार प्रैक्टिकल लाइफ में ना, प्रैक्टिकल लाइफ में ई इनवॉइस की बात होती है। प्रैक्टिकल लाइफ में जो होता है वो ई इनवॉइस की बात होती है। अच्छा, ई इनवॉइस का मतलब क्या होता है? ई इनवॉइस का मतलब नॉर्मली होता है कि जो तुम मैनुअल इशू नहीं करते, मैनुअल इशू नहीं करते मतलब होता क्या है, तुम डिटेल भरते हो, तुम क्या करते हो, तुम डिटेल भरते हो और फिर एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट होता है और उसमें क्यूआर कोड मेंशन होता है, उसको नॉर्मली हम ई इनवॉइस का नाम देते हैं। तो ई इनवॉइस जो है ना वो सबको इशू करना जरूरी नहीं है। ई इनवॉइस गवर्नमेंट कह रही है जिसकी टर्नओवर प्रीवियस ईयर 17-18 ऑनवर्ड्स, जिसकी टर्नओवर आपको मैं दिखाता हूं, देखो यहां पर आपको दिख रहा है, पता नहीं आपको दिखे नहीं दिखा, ये मेरे पास मेरी बुक्स वालों का इनवॉइस आता है। अगर आपको दिख रहा हो देखो ई इनवॉइस, ये दिख रहा हो ई इनवॉइस, यहां पे दिख रहा हो, अगर आपको लिखा हो ई इनवॉइस क्यूआर कोड दिख रहा है, ई इनवॉइस क्यूआर कोड, पता नहीं आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, ये ई इनवॉइस क्यूआर कोड ऊपर यहां पे लिखा हुआ है जी। ठीक है, दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो यहाँ पे ई इनवॉइस क्यूआर कोड यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, ब्लर है, हाँ ब्लर आ रहा है थोड़ा सा यहाँ पे, चलो छोड़ो। तो मतलब यहाँ पे ना ई इनवॉइस क्यूआर कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर वाली उसमें देखूंगा तो ये एक ई इनवॉइस है। तो ई इनवॉइस का मतलब क्या है, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू जनरेट होता है और ये सबको इशू नहीं करना जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, 17-18 ऑनवर्ड्स किसी भी साल में, तो गवर्नमेंट के लिए उसको ई इनवॉइस करना है। इसमें क्यूआर कोड होता है। और ये गवर्नमेंट क्यों लेकर आई है सर? क्योंकि लोग ना बोगस इनवॉइस बहुत इशू करते हैं। बोगस का मतलब होता है नकली इनवॉइस, मतलब बोगस का मतलब होता है नकली इनवॉइस। उस नकली इनवॉइस कम से कम इशू हो तो गवर्नमेंट इसलिए कॉन्सेप्ट लेकर आई है ई इनवॉइस वाला। मतलब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि नकली इनवॉइस कम से कम इशू हो, इसलिए गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट लेकर आई है ई इनवॉइस का। एक बच्चा कह रहा है सर फिर डायनेमिक क्यूआर कोड क्या होता है? डायनेमिक क्यूआर कोड वो क्यूआर कोड नहीं होता जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये डायनेमिक क्यूआर कोड नहीं है। डायनेमिक क्यूआर कोड होता है पेमेंट वाला। जैसे आप में से कितने बच्चों ने ऐसे क्यूआर कोड स्कैन किए होंगे कि जब तुम क्यूआर कोड स्कैन करते हो तो पेमेंट ऑटोमेटिकली लिखी हुई आती है,
उसमें तुम ऐड लेस नहीं कर सकते। जैसे जब तुम पेटीएम पे पेमेंट डालते हो ऐड लेस कर सकते हो, बट कई क्यूआर कोड वो ऐसे दिखाते हैं जहां पर पेमेंट जितनी बनी है विद पैसा, पैसे में लिखी हुई आती है। पैसे में क्या होता है, लिखी हुई आती है। अब उसमें तुम छेड़खानी कर ही नहीं सकते, तो वो क्यूआर कोड जो होते हैं ना वो डायनेमिक क्यूआर कोड होते हैं। नॉर्मल क्यूआर कोड जो होते हैं वो होते हैं स्टैटिक क्यूआर कोड। क्या होते हैं, स्टैटिक क्यूआर कोड। बट जो जहां पर पेमेंट पहले से फिक्स आती है उसको हम क्या बोलते हैं जी, उसको हम बोलते हैं डायनेमिक क्यूआर कोड। बस ये पर ध्यान देना, क्या बोलते हैं, डायनेमिक क्यूआर कोड बोलते हैं, ये बात ध्यान देना जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? हाँ, पेट्रोल पंप पे मिलते हैं आजकल, शॉपिंग मॉल्स में वहां मिलते हैं, ये तो मतलब ऑलमोस्ट सब जगह पे डायनेमिक क्यूआर कोड आजकल चल रहे हैं। और डायनेमिक क्यूआर कोड सबको इशू करना नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूंगा ई इनवॉइस की, तो ई इनवॉइस वाला फंडा जो है वो B2B वाले केस में, B2C वाले केस में नहीं है। और अगर सप्लाई B2B है तो ई इनवॉइस की बात हो रही है, अगर सप्लाई B2C है तो ई इनवॉइस की बात नहीं हो रही। ऐसे डायनेमिक क्यूआर कोड वाला फंडा जो है वो B2C वाले केस में है, B2B वाले केस में नहीं है। अच्छा, B2B वाले केस में नहीं है, B2B वाले केस में इसलिए नहीं है क्योंकि वहां तो पेमेंट होती ही नॉर्मली ऑनलाइन है। तो सर डायनेमिक क्यूआर कोड जो हमें इशू करना होता है, क्या सबको? नहीं, जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा है प्रीवियस ईयर 17-18 ऑनवर्ड्स। तो यहां लिमिट 5 करोड़ की है और यहां लिमिट जो है वो 500 करोड़ की लिमिट है। बस ये पर ध्यान दो। अब देखो यहाँ पे जी, ये B2B में है, ये B2C में है। क्यूआर कोड वुड बी जनरेट बाय IRP इनवॉइस, मतलब पोर्टल जो है, उसके बाद एंड रिटर्न अगेंस्ट ई इनवॉइस रिपोर्टेड टू IRP। यहाँ पे इसका क्यूआर कोड जो है वेरिफिकेशन के लिए, इसका क्यूआर कोड जो है वो पेमेंट के लिए है। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। डायनेमिक क्यूआर कोड को रिक्वेस्ट पेमेंट ऑप्शन होता है पेटीएम में, तो आप भी क्रिएट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। उसका जीएसटी का, उसमें जीएसटी का क्या रेलिवेंस है? गवर्नमेंट इसलिए रेलिवेंस करे ना कि ताकि ऑनलाइन पेमेंट ज्यादा से ज्यादा हो। क्योंकि अगर मान लो गवर्नमेंट डायनेमिक क्यूआर कोड रखेगी, तुम पेमेंट में कोई छेड़खानी नहीं कर पाओगे, तो पूरी ट्रांसपेरेंसी होगी। बट गवर्नमेंट ने कहा अभी सबके लिए जरूरी नहीं है, जिसकी टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है उनका मैंडेटरी है, और अगर वहां तक है तो ऑप्शनल है जी, वहां तक है तो ऑप्शनल है। 17-18 ऑनवर्ड से लेकर इस ईयर तक 5 करोड़ या ना किसी भी एक साल, मनीषका प्रीवियस ईयर 17-18 ऑनवर्ड्स किसी भी एक साल, हर साल नहीं, किसी भी एक साल में अगर टर्नओवर क्रॉस कर जाती है तो आपको मैंडेटरी हो जाएगा जी। कहां पे? अच्छा हाँ, यहाँ पे इनेबल, अच्छा क्या लिखा, अच्छा सॉरी अनेबल लिखा, इनेबल आएगा जी, ठीक है जी, यहाँ पे इनेबल आएगा। डन। अब आगे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ई इनवॉइस, एडवांटेज क्या क्या है ई इनवॉइस के। तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट के, ई इनवॉइस इज नॉट मैंडेटरी, ओनली नोटिफाइड पर्सन, और सिर्फ नोटिफाइड पर्सन कर सकते हैं। ई इनवॉइस इज नॉट जनरेटेड बाय गवर्नमेंट पोर्टल, ये गवर्नमेंट के पोर्टल से जनरेट नहीं होता। क्रिएट देयर ओन, खुद आपको तैयार करना होता है वाया सॉफ्टवेयर। इनवॉइस रिपोर्टेड टू INV REG पोर्टल, IRP जनरेट IRN इनवॉइस रेफरेंस नंबर एंड QR कोड एंड रिटर्न इनवॉइस टू सप्लायर। मतलब गवर्नमेंट के पोर्टल से नहीं हो रहा, ये होस्ट सॉफ्टवेयर से है। फिर इसको हम अपलोड करते हैं, फिर एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर आता है, उस नंबर के थ्रू फिर हम क्या करते हैं, ये इनवॉइस जो है अगले वाली पार्टी को देते हैं। फायदे क्या क्या है इनवॉइस के? पहला फायदा ऑटो रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग अपने आप हो जाती है। ई वे बिल अपने आप जनरेट हो जाता है। एरर्स कम से कम होते हैं, इजी पेमेंट होती है, कॉस्ट रिडक्शन होती है, टैक्स इवेजन कम से कम होता है, फेक इनवॉइस कम से कम आते हैं। ये सारे एडवांटेज हैं ई इनवॉइस करने के। अरे जो तुम्हें टैक्स इनवॉइस इशू हो रहा है उसके क्या क्या, उसमें क्या क्या कंटेंट होता है? नाम हो गया, नाम किसका? मेरा और सामने वाली पार्टी का, दोनों का GST नंबर हो गया, सीरियल नंबर हो गया, फिर आपका HSN कोड हो गया, टोटल वैल्यू हो गया, टैक्सेबल वैल्यू हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, कितना टैक्सेबल रिवर्स चार्ज में है। ये सारे पॉइंट हैं जो उस टैक्स इनवॉइस के अंदर मेंशन होने चाहिए। बस ये बात ध्यान दो। सर वॉलंटरी ई इनवॉइस, हाँ वॉलंटरी कर दो, बट वॉलंटरी करेगा कौन? प्रोसेस बहुत मुश्किल है भाई। वॉलंटरी करना कर दो, कोई दिक्कत, गवर्नमेंट के लिए तो फायदे वाली बात है ना भाई, गवर्नमेंट के लिए तो फायदे वाली बात है। बट प्रैक्टिकल लाइफ में नॉर्मली वॉलंटरी ई इनवॉइस कोई इशू नहीं करता। ठीक है। अच्छा, अब कहां कहां ई इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है और कहां कहां डायनेमिक QR कोड रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, फर्क सिर्फ एक पॉइंट का है। पहले चेक करते हैं ई इनवॉइस कहां कहां एग्जम्प्ट है।
भाई ई इनवॉइस जो है वो कहां कहां एग्जम्प्ट है? पहला, एससीजेड यूनिट में एग्जम्प्ट है, इंश्योरर, बैंकर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी इसमें एग्जम्प्ट है, जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस वाले केस में एग्जम्प्ट है, सप्लायर ऑफ पैसेंजर और ट्रांसपोर्टेशन इन सर्विस, मतलब पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस में एग्जम्प्ट है, और अगर सिनेमा हॉल टिकट की बात करूंगा एग्जम्प्ट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी इन सब में एग्जम्प्ट है। गवर्नमेंट के यहां पर ई इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा ही क्यों ना हो। डायनीमिक क्यूआर कोड वाले केस में गवर्नमेंट क्या कह रही है? एक्सपोर्ट वाले केस में एग्जम्प्ट है, फिर वही इंश्योरर, बैंकर, फाइनेंशियल, एनबीएफसी, फिर पैसेंजर के सप्लायर, ट्रांसपोर्टर, अपना सिनेमा हॉल टिकट हो गया, ओआईडीआर की सर्विस, इन केस में डायनीमिक क्यूआर कोड जो है वो एग्जम्प्ट है। ठीक है, ये पॉइंट आपका निकल के आ रहा है। अच्छा, ये पॉइंट भी मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये पॉइंट भी तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन सकता है कि बताओ एग्जम्पशन कहां कहां होती है ई इनवॉइस और डायनीमिक क्यूआर कोड की। तो ये तुमसे पूछ सकता है, एक्सक्लूजन बताओ कि कहां कहां ई इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कहां कहां डायनीमिक क्यूआर कोड इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो तुम्हारे एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। अब उसके बाद आओ जी एचएसएन कोड। अभी एचएसएन कोड क्या होता है? आपके बिल में एचएसएन कोड मेंशन होता है ना, दोनों लगभग सेम है, हाँ ऑलमोस्ट लगभग सेम है, एक दो पॉइंट का फर्क है बस। अच्छा, आपके बिल में जो एचएसएन कोड होता है या सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है, कब जरूरी है? तो गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम्हारी टर्नओवर 5 करोड़ तक है, 5 करोड़ तक है, तो 4 डिजिट का एचएसएन कोड B2B वाले केस में तो मैंडेटरी है, B2C वाले केस में ऑप्शनल है, अगर टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है। बट अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो 6 डिजिट, यहां पे 6 आएगा, 6 डिजिट का एचएसएन कोड मेंशन करना मैंडेटरी है, चाहे B2B सप्लाई हो चाहे B2C सप्लाई हो। मतलब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो 6 डिजिट का एचएसएन कोड मेंशन करना जरूरी है, चाहे B2B सप्लाई हो चाहे B2C सप्लाई हो। बस ये पर ध्यान। सर एचएसएन का फुल फॉर्म क्या होती है? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ओआईडीआर की फुल फॉर्म होती है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? डन, लॉक करें इसको। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहाँ पे आओ, अब ये लास्ट पॉइंट यहाँ पे आता है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है। चलो मैं पहले तुमसे पूछता हूं, तुम मुझे बताओ जीटीए की फुल फॉर्म होती है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी। जीटीए की फुल फॉर्म है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी। अच्छा मेरे को सारे के सारे बच्चे बताओ, कौन मेरे को बताएगा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में क्या फर्क होता है? बताओ, जितना भी आपने थोड़ा बहुत रेगुलर बैच के अंदर पढ़ा है या कहीं से भी आपने सुना है कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है। जीएसटी के क्वेश्चन कब से होंगे? मंडे से होंगे। आज शाम को 9 बजे हमारी क्लास है, डिडक्शन सेट ऑफ और रिटर्न ऑफ इनकम, इन तीनों के हम क्वेश्चन करेंगे आज शाम वाली क्लास में जी। सर यूएसएन नहीं होता, एचएसएन ही होता है जी। आपने कोई शॉर्ट फॉर्म रख दी होगी यूएसएन की, एचएसएन होता है या एसएसी कोड नंबर होता है। डेबिट नोट अपनी सेल में ऐड होना और क्रेडिट नोट अपनी सेल में रिटर्न करना, मींस लेस करना। अच्छा एक बात मेरे को सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या कई बार ऐसा होता है कि हमने जो इनवॉइस काटा हो वो गलत कट गया हो? मतलब क्या ये पॉसिबिलिटी है? पहले तो ये बताओ, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि जो हमने इनवॉइस काटा हो वो गलत कट गया हो? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, हम भी इंसान हैं, इंसानों से गलतियां हो जाती हैं। अच्छा गलत का मतलब क्या है? मे बी हमने जो वैल्यू लिखी वो कम लिखी, वैल्यू बढ़ानी थी, वैल्यू उसकी ज्यादा थी, या जो हमने जीएसटी का रेट लगाया वो कम लगाया, रेट ज्यादा आना चाहिए था। या ये भी पॉसिबिलिटी है हमने इनवॉइस काटा, सामने वाली पार्टी ने सामान वापस कर दिया, तो सामान वापस कर दिया, वैल्यू कम होनी चाहिए। या सामान खराब निकला, घटिया निकला, आपने सेल रिटर्न कर दिया तो भी वैल्यू कम हो रही है। या मैंने वैल्यू खुद ही ज्यादा निकाल दी, वैल्यू कम होनी चाहिए थी। या रेट ज्यादा लग गया, रेट कम होना चाहिए था। अब गवर्नमेंट कह रही है जो ये कम ज्यादा है ना, ये बात तो कान खोल के सुन लो, तुम जीएसटी में इनवॉइस में कटिंग नहीं कर सकते। अब जो भी तुम्हें वैल्यू कम या ज्यादा करनी है उसके लिए हमें पॉइंट लेकर आए हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है, सुनो मेरी बात को। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर आपकी इनवॉइस की वैल्यू कम है बट इनवॉइस की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए,
जीएसटी बढ़ना चाहिए तो इनवॉइस में कटिंग अलाउड नहीं है, उस केस में आप डेबिट नोट इशू कर सकते हो। डेबिट नोट इज नटशेल इज ए सप्लीमेंट्री टैक्स इनवॉइस। डेबिट नोट इज नटशेल इज ए सप्लीमेंट्री टैक्स इनवॉइस। वो एक तरह का टैक्स इनवॉइस ही है, उसके बेस पे आप आईटीसी भी क्लेम कर सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि वैल्यू जो है आपकी कम है, वैल्यू को बढ़ाना है, जीएसटी को बढ़ाना है, उस केस में डेबिट नोट की बात होगी। बस ये पर ध्यान। सर जहां पे तुमने सामान वापस करना है, सेल रिटर्न करना है, कोई तुम्हारा गुड्स खराब है वो तुम्हें वापस करना है, उस केस में बात होगी क्रेडिट नोट की। भाई जहां पे सामान तुम्हें एक्सचेंज करना है, जहां सामान तुम्हें वापस करना है, जहां वैल्यू तुम्हें ज्यादा लग रही है, तुम सामान रिटर्न करना चाह रहे हो, वहां पे बात होगी क्रेडिट नोट की। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, दोनों में से ये बताना, दोनों में से किस नोट में गवर्नमेंट को फायदा है? बताना, दोनों में से किस नोट में गवर्नमेंट को फायदा है? फायदा किस में है? डेबिट नोट में। डेबिट नोट में क्यों फायदा है? वैल्यू बढ़ेगी तो जीएसटी बढ़ेगा, जीएसटी बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ेगा। क्रेडिट नोट में तो नुकसान है। क्रेडिट नोट में क्यों नुकसान है? वैल्यू वापस करनी पड़ेगी, रिफंड करना पड़ेगा, और मुसीबत वाली बात है। तो फायदा जो है वो डेबिट नोट में है और नुकसान जो है वो क्रेडिट नोट में है। अब गवर्नमेंट ने देखो कितनी चाल चली। गवर्नमेंट ने कहा डेबिट नोट इशू करने की कोई लास्ट डेट नहीं है। मतलब वैसे तो हर महीने जो अगले महीने की रिटर्न होती है, उस रिटर्न में तुम्हें डेबिट नोट जनरेट करना चाहिए, बट कोई लास्ट टाइम लिमिट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि इस आइटम का तुम डेबिट नोट यहां तक इशू कर सकते ना। गवर्नमेंट ने कहा जब तुम्हारा मन करता है, डेबिट नोट इशू करने की लास्ट डेट नहीं है, बट हाँ क्रेडिट नोट इशू करने की लास्ट डेट है। कब लास्ट डेट है? कि जो जिस इनवॉइस में तुम्हें दिक्कत है, जिस इनवॉइस में दिक्कत है, उससे अगले साल की 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट व्हिच एवर इज अर्लियर। मतलब जो आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट है ना, सेम टाइम लिमिट यहां पर भी है। मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आपको क्रेडिट नोट इशू करना है तो लास्ट डेट है, तुम यहां तक इशू कर सकते हो, इसके बाद तुम क्रेडिट नोट इशू नहीं कर पाओगे। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। हम इनवॉइस नंबर अमेंड करते हैं, मतलब समझा नहीं मैं। हाँ तो जीएसटीआर 1A में रिटर्न अमेंड कर सकते हो, रिटर्न अमेंड कर सकते हो नालायक। ठीक है ना, वो जीएसटीआर 1A तो गवर्नमेंट अभी लेकर आई है। फुल फ्लेज क्वेश्चन, डेबिट क्रेडिट नोट आउटवर्ड इनवर्ड सप्लाई में कहाँ लिखेंगे? ये लिखा तो है सामने, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एक बार सारे बच्चे देखो जी, सारे बच्चे देखो क्रेडिट नोट में क्या हो रहा है। क्रेडिट नोट में इफ टैक्सेबल वैल्यू इन टैक्स इनवॉइस इज फाउंड एक्सीड, अगर वैल्यू ज्यादा है, टैक्सेबल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई गुड्स, जीएसटी जो है वो ज्यादा है और गुड्स तुम रिटर्न कर रहे हो, गुड्स डेफिशिएंट मतलब खराब पाया गया, उस केस में गवर्नमेंट कह रही क्रेडिट नोट की बात होगी। डेबिट नोट में वैल्यू जो तुम्हारी पाई गई है वो कम पाई गई है, मतलब वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, या जीएसटी तुम्हारा कम पाया गया है, जीएसटी ज्यादा होना चाहिए, उस केस में गवर्नमेंट ने कहा डेबिट नोट है, कोई इसकी लास्ट डेट नहीं है। ठीक है, उस वाले केस में लास्ट डेट है 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट व्हिच एवर इज अर्लियर। ये क्रेडिट नोट इशू करने की टाइम लिमिट है, बट डेबिट नोट इशू करने वाले केस में कोई भी लास्ट डेट नहीं है। अब एक बात मेरे को बताना, क्या ये पॉसिबल है कि एक इनवॉइस में एक से ज्यादा गलती मिल जाए? बताना सारे बच्चे बताओ, क्या ये पॉसिबल है कि एक इनवॉइस में एक से ज्यादा गलती मिल जाए? बिल्कुल पॉसिबल है। अब जब एक इनवॉइस में मोर देन वन मिस्टेक मिलती है ना, तो पहले गवर्नमेंट कहती थी कि आपको इशू करना पड़ेगा एक इनवॉइस के लिए एक डेबिट नोट। मतलब अगर एक इनवॉइस में 10 गलती हो गई हैं तो 10 बार तुम्हें डेबिट नोट इशू करने पड़ेंगे, 10 बार। और अगर मान लो 10 इनवॉइस हैं, 10 के 10 में गलती है तो 10 डेबिट नोट इशू करने पड़ रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट ने वो क्लेश ही खत्म कर दिया। अब गवर्नमेंट कहती है, सुनो, अब गवर्नमेंट कहती है आप एक इनवॉइस के लिए मोर देन वन डेबिट नोट इशू कर सकते हो, और मतलब एक इनवॉइस के लिए मोर देन वन डेबिट नोट इशू कर सकते हो, और मोर देन वन इनवॉइस के लिए एक डेबिट नोट इशू कर सकते हो। देखो यहां पे क्या लिखा है कि आप डेबिट नोट इशू कर सकते हो मोर देन वन क्रेडिट नोट या डेबिट नोट फॉर वन टैक्स इनवॉइस, या वन क्रेडिट नोट
और मोर देन वन टैक्स इनवॉइस, मतलब एक से ज्यादा इनवॉइस के लिए तुम एक डेबिट नोट भी इशू कर सकते हो, और मतलब एक इनवॉइस के लिए मल्टीपल डेबिट नोट भी इशू कर सकते हो। जैसे मान लो इनवॉइस तुम्हारा एक है, इसमें 10 गलतियां हैं, तो गवर्नमेंट कह रही है 10 डेबिट नोट इशू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर आपके इनवॉइस एक से ज्यादा हैं, उसमें 3 गलतियां हैं, तो तीनों को एक गलती के माध्यम से भी सही कर सकते हो, मतलब एक डेबिट नोट इशू करोगे तो भी चल जाएगा। तो वही लिखा है, वैल्यू कम है, वैल्यू बढ़ानी है, तो आपकी बात हो रही है डेबिट नोट, वैल्यू ज्यादा है, वैल्यू कम करने तो उसकी बात हो रही है क्रेडिट नोट की बात हो रही है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। एक बच्चा कह रहा है सर प्रोफॉर्मा क्या होता है, आप गूगल पे देख सकते हो जी, आप गूगल पे अगर आप देखोगे तो प्रोफॉर्मा मिल जाएगा आपको। नॉर्मली एक एक्सेल के थ्रू ही बनता है जी, नॉर्मली जो है वो एक्सेल के थ्रू ही बनता है जी। ये लो जी, इस तरह का होता है जी। जैसे इनवॉइस होता है ना, जैसे आपका इनवॉइस होता है वैसे आपका डेबिट नोट होता है जी। हाँ जी, डायरेक्ट टैक्स कंप्लीट हो चुका है जी। ठीक है, इस तरह का आपका डेबिट नोट क्रेडिट नोट होता है जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में इशू करते हैं, बट इसके फॉर्मेट बदल भी सकते हैं, इसके फॉर्मेट जो हैं वो बदल भी सकते हैं। ठीक है, चलो जी, ये हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पे निकल के आ रहा था, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का ये पॉइंट हमारा यहाँ पे निकल के आता है जी। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो जी, जीएसटी का क्वेश्चन बैंक उसी लिंक के अंदर मिलेगा जी, जीएसटी का क्वेश्चन बैंक उसी लिंक के अंदर मिलेगा जो लिंक आपके पास है जी। क्या बात मेरे समझ में आ रही है जी? अब सुनो ध्यान से, अब कल वाली क्लास में जो हमें चैप्टर करना है रिवाइज, कल हम रिवाइज करेंगे, कल आपको प्लेस ऑफ सप्लाई रिवाइज करा दूं, कल आपको प्लेस ऑफ सप्लाई, ऐसा करता हूं कल मेरी सुदर्शन बैच की क्लास को मैं लाइव कर देता हूं, उसमें भी कल मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई ही करवाना है, तो आप उस लेक्चर को देख लेना, ऑटोमेटिकली आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपकी रिवीजन भी हो जाएगी फिर। ठीक है, तो कल अगर मैं सुदर्शन बैच लाइव नहीं कर पाया, फिर तो मैं 3:30 बजे तो मैं रिवीजन करवा दूंगा प्लेस ऑफ सप्लाई की, और अगर मैंने लाइव कर दिया फिर 3:30 बजे वाली क्लास नहीं होगी, फिर उसी क्लास में हम प्लेस ऑफ सप्लाई को रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो कल देखते हैं, अगर मैं लाइव कर लूंगा तो उसी से रिवाइज हो जाएगा, और अगर नहीं तो फिर उसका सर 2.5 लाख की लिमिट वाला पॉइंट बेटे वो रिटर्न वाले चैप्टर में है, जब रिटर्न वाला पॉइंट करेंगे ना, जीएसटीआर 1 वाला करेंगे तो वो रिटर्न के चैप्टर में आएगा, सृष्टि वो रिटर्न के चैप्टर में है। ठीक है, तो कल या तो 12:30 बजे एक बार आप चेक कर लेना, अगर 12:30 बजे लाइव आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 3:30 बजे क्लास होगी, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, सुदर्शन बैठ का टाइमिंग 12:30 बजे है। ठीक है, चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। हाँ, लिमिट तो चेंज हो चुकी है, अब लिमिट तो कम हो चुकी है, मतलब मैं कह रहा हूँ वो चैप्टर, वो टाइम लिमिट वो जो है वो रिटर्न के चैप्टर में है, वो रिटर्न के चैप्टर में है, वो रिटर्न के चैप्टर में है। जो आप अमेंडमेंट कह रहे हो ना, इसमें अमेंडमेंट वो इसमें नहीं है, वो हम रिटर्न के चैप्टर में करेंगे जी। ठीक है जी, चलो ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।